Hello guys, welcome to my YouTube channel which is Home Science Classes। तो आज हम जो शुरू करने वाले हैं टॉपिक वो है खाद्य पदार्थों का वर्गीकरण, जो कि हमने लास्ट क्लास में भी देखा था। और अब हम उसी का आगे वाला पार्ट देखने वाले हैं, जिसमें खाद्य पदार्थों के वर्गीकरण में हमने पढ़ा था कि दो प्रकार से खाद्य पदार्थ पाए जाते हैं, वनस्पति जगत से और जंतु जगत से, यानी पशु जगत से प्राप्त होते हैं। तो हमने पहले जो कवर किया था लास्ट क्लास में, वो वनस्पति जगत को हमने कवर किया था और उसका कुछ पोर्शन रह गया जो कि आज हम पढ़ने वाले हैं। तो जिसमें है फल एवं सब्जियां। पहला, सब्जियां क्या होती है? किसी पेड़ अथवा पौधे की जड़, तना, पत्ती, फूल अथवा फल को पकाकर, तल कर, भून कर अथवा कच्चा प्रतिदिन खाने अथवा भोजन के साथ प्रयोग किए जाने वाला पदार्थ क्या कहलाता है? सब्जी कहलाता है। सब्जी जो है वो विभिन्न प्रकार की पाई जाती है, या विभिन्न वर्गों में हम उन्हें विभाजित कर सकते हैं, जिसमें की है जड़दार पहली, दूसरी है फूलदार, तीसरी है फलदार, चौथी है कंददार, पांचवी है बीजदार, और जो छठी है वो है पत्तेदार सब्जियां। जड़दार सब्जियां क्या होती हैं? वे सब्जियां जो पौधे की जड़ का प्रयोग किया जाता है। जिन सब्जियों में पौधे की जड़ का प्रयोग, अर्थात जो सब्जियां हमें जड़ के रूप में मिलती हैं, जैसे मूली हो गई, गाजर हो गई, शलजम हो गई। मूली, गाजर और शलजम का क्या होता है? नीचे वाला जो हिस्सा है वही हम ज्यादातर खाते हैं, और ऊपर जो है वो उसकी हरी हरी पत्तियां निकलती हैं, जिसका प्रयोग हम बहुत कम करते हैं। गाजर की तो एटलीस्ट नहीं खाता कोई भी, परंतु मूली की एक बार को उन पत्तियों को खा लिया जाता है। इसमें क्या क्या मिलता है? हमें कार्बोहाइड्रेट सबसे अधिक मात्रा में मिलता है। कंददार सब्जियां, इसमें क्या है? पौधे के तनों का प्रयोग किया जाता है सब्जी के रूप में, जैसे आलू, अरबी, अदरक, प्याज, शकरकंद और जिमीकंद। आज तक हमने क्या पढ़ा था? जमीन के अंदर पाई जाती नहीं, परंतु जो आलू जो है वो तने के रूप में पाया जाता है। अरबी भी तने के रूप में पाई जाती है। जीमीकंद ये भी तने के रूप में पाया जाता है, परंतु हमने ये तो देखा होगा इसके ऊपर हरी हरी पत्तियां आ जाती हैं, लेकिन ये सारी चीजें जो है वो कंद के रूप में पाई जाती है, और इनमें भी कार्बोहाइड्रेट की मात्रा जो है वो भरपूर पाई जाती है। पत्तेदार सब्जियां, तो समझ में ही आ रहा है कि पत्तेदार सब्जियां यानी इसमें पत्ते पाए जाते हैं। पत्ते के रूप में हम इन्हें ग्रहण करते हैं, जैसे पालक हो गई, मेथी, बथुआ, धनिया, पुदीना। चौलाई, जड़, चौलाई, सरसों का साग, ये सभी चीजें जो हैं वो हम पत्ते के रूप में ग्रहण करते हैं। यानी कंददार सब्जियां ये वो भाग होते हैं जिस रूप में हम ग्रहण करते हैं। जैसे कंददार में आलू, जड़दार में मूली एवं गाजर, शलजम, ये सभी चीजें जो है वो हम उस रूप को ग्रहण करते हैं, तो उसी के रूप में हम डिफाइन करते हैं। ठीक है। अब इनमें जो है वो आयरन पाया जाता है, विटामिन ए, कैल्शियम, थायमीन, राइबोफ्लेविन। ये किसमें पाया जाता है? पालक, मेथी, बथुआ, धनिया, पुदीना, चौलाई, सरसों का साग, इन सभी में पाया जाता है, यानी पत्तेदार सब्जियों में पाया जाता है। फूलदार सब्जियां क्या होती हैं? जिन पौधों के हम फूल वाले भाग को खाते हैं, जैसे फूल गोभी, ठीक है, सहजन के फूल का हम प्रयोग करते हैं, और कचनार के फूल, इन सभी फूलों को खाया जाता है। इनमें क्या? विटामिन ए पाया जाएगा, थायमीन पाया जाएगा, विटामिन सी आदि मिलते हैं। सहजन जो है ये, इसमें थायमीन बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है। कैसे? ये पानी का भरपूर स्रोत होता है, और विटामिन बी जो है वो एक वाटर सॉल्यूबल यानी जल में घुलनशील विटामिन है, तो इसमें बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है, तो ये जोड़ों के दर्द के लिए भी बहुत सहायक होता है। फलदार सब्जियां क्या होती है? इसके अंतर्गत पौधे के फल का प्रयोग सब्जी के रूप में करते हैं हम, जैसे हो गई लौकी, परमल या परवल जिसे हम कहते हैं, कद्दू, ककड़ी, मिर्च, बैगन, भिंडी और टमाटर। ये क्या होते हैं? फूल निकलने के बाद जो फल आता है ना, उसका प्रयोग किया जाता है। जैसा कि आपने देखा होगा, लौकी है,
परवल है, कद्दू है, ककड़ी है, मिर्च है, बैगन, भिंडी, टमाटर, ये क्या होते हैं? ये ना फूल नहीं होते, ये फूल के बाद जो फल आता है उसमें से, उसमें पैदा होते हैं। इसमें इन सब्जियों में विटामिन पाया जाएगा और खनिज लवण प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ठीक है। इसके बाद आती हैं बीजदार सब्जियां, जो कि बीज होता है। सेम, मटर, चना, लोबिया, राजमा और सोयाबीन, ये सारे क्या होते हैं? एक कवर के अंदर बंद होते हैं। जैसा कि आपने मटर देखा है, मटर को जब हम छीलते हैं तो छिलका अलग फेंकते हैं और उसका मटर यानी दाने वाला भाग खाया जाता है, यानी बीज वाला भाग खाया जाता है। ऐसे ही चने जो है, सेम जो है, सेम को तोड़ते हैं। सेम ना कि हम उसके ऊपर वाले कवर को नहीं कहते, सेम जो उसके अंदर जो बीज होता है गोल गोल, जो किडनी के साइज का, किडनी जैसा, या जो हम किडनी को बोलते हैं ना, सेम के आकार की किडनी होती है हमारी, तो वही सेम है ये। ठीक है। सेम का सेम जो है, हम ऊपर वाले कवर को नहीं कहते, उसके छिलके को नहीं कहते, हम उसके बीज को जो है वो सेम कहते हैं। तो उसका प्रयोग हम खाने में करते हैं। उसके बाद आता है फ्रूट, यानी फल। फल पौधे का वह भाग है जो पुष्प से विकसित होता है। ठीक है। पुष्प से जो विकसित होगा उसके बाद जो निकलेगा वो फल कहलाता है। जैसे कि फल हमने देखा, टमाटर, फलदार सब्जियां होती हैं, वो टमाटर हो गया और अन्य सब्जियां जो मैंने अभी पीछे बताई हैं, तो ये सब फलदार सब्जियां हैं। तो जो कि फूल के खिलने के बाद जो आता है फल, वही फल कहलाता है। फलों में क्या है, पानी की मात्रा, जैसे कि हमने पीछे भी बताया था, खनिज लवण की मात्रा अच्छी होती है इसमें। इसमें 85% होता है, और विटामिन और आयरन, कैल्शियम, सोडियम, खनिज लवणों के अतिरिक्त प्रचुर मात्रा में कार्बोहाइड्रेट भी पाया जाता है, क्योंकि फल थोड़े मीठे होते हैं, तो इसलिए जहां मीठा होगा वहां कार्बोहाइड्रेट जरूर पाया जाता है। फलों को सबसे अधिक शक्ति प्रदान करने वाला खाद्य पदार्थ कहा जाता है। इंस्टेंट आपको एनर्जी चाहिए होती है तो आप फलों का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि देखा होगा कि जब कोई दौड़ लगाता है या खेलता है तो वो केले जरूर खाता है, क्योंकि केले में एनर्जी भी जितनी मिलती है उतना पोटेशियम भी बहुत मिलता है। तो इसलिए हम फलों को डायरेक्ट ग्रहण करते हैं, क्योंकि वो डायरेक्ट हमारे ग्लूकोज में चेंज हो जाता है। फ्रक्टोज जो है वो एक सरल शर्करा है, यानी मोनोसेकेराइड है। तो जब वो ग्लूकोज में चेंज होता है, फ्रक्टोज जो है वो जब ग्लूकोज में चेंज होता है, तो उससे हमें इंस्टेंट एनर्जी यानी तुरंत एनर्जी मिलने लगती है। फलों को हम निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है रसीले फल, दूसरा है सूखे अथवा गुठलीदार फल, तीसरा है गूदेदार फल। नाम से ही पता चल रहा है, रसीले फल, इनमें रस बहुत होता होगा, गूदेदार में गूदा बहुत होता होगा। ठीक है। गुठलीदार में गुठली बहुत होता है, और सूखे होते हैं वो फल। रसीले फल विटामिन सी, ठीक है, टर्टेरिक अम्ल का और साइट्रिक अम्ल इनमें पाया जाता है मुख्य रूप से। रसीले फल होते हैं इसीलिए। संतरा, मौसमी, नारंगी, नींबू और अंगूर, इन सब में रस बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। ठीक है। 12 मास आपको मौसमी का रस देखने को मिलेगा, नींबू आपको हमेशा मिलेगा। ठीक है। अंगूर, अंगूर का रस क्या कहें, अंगूर का रस के रूप में तो हमें शराब देखने को मिलती है, वो सड़ा कर बनाई जाती है। तो ये कहने का मतलब ये है कि अंगूर, नींबू, नारंगी, मौसमी, संतरा, इन सब का प्रयोग हम रसीले फल के रूप में करते हैं, और इसमें रस भी अधिक मात्रा में निकलता है। और अंगूर जो है, इसमें कार्बोहाइड्रेट बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है, क्योंकि ये मीठा बहुत होता है। ठीक है। सूखे अथवा गुठलीदार फल, इनमें आयरन, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक होती है या अच्छी होती है। जैसे खजूर है, खजूर में जितना आपको उसका गूदा नहीं मिलेगा, उससे बड़ा आपको बीज मिलेगा। अंजीर, खुमानी, कैरी। खुमानी ऑरेंज रंग का होता है, ठीक है, जिसे हम एप्रिकॉट कहते हैं। एप्रिकॉट, उसको हिंदी में खुमानी कहा जाता है। अब गूदेदार फल, इन फलों को संपूर्ण गूदेदार भाग को खाने में प्रयोग किया जाता है। जैसे कि आपने देखा सेब, जरा जरा सा इसमें बीज रहता है, यानी थोड़ा थोड़ा बीज रहेगा, लेकिन पूरा उसमें गूदा रहेगा। नाशपाती में भी छोटे छोटे बीज होते हैं, बड़े बड़े बीज नहीं होते। केले में बीज ही नहीं होते। आम, इसमें कुछ आम जो
मालदार आम होते हैं तो उनमें गुठली छोटी होती है। खरबूजा, इसमें माल ज्यादा होता है, बीज छोटे होते हैं। शरीफा, उसका शरीफे में भी देखा होगा बीज छोटा होता है, ऊपर का कवर ज्यादा होता है। अब इसके बाद देखा गया है कि फलों की उपयोगिता क्या क्या है। फल जो है वो क्या है, विटामिन युक्त होते हैं, पौष्टिक होते हैं और स्वास्थ्यवर्धक होते हैं। फल हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के विटामिन एवं खनिज लवणों की पूर्ति करते हैं। फलों का प्रयोग हम विटामिन, लवण, कार्बोज, सुगंध और स्वाद के लिए किया जाता है। इनके प्रयोग से रक्त में क्षारीयता बनी रहती है। अर्थात जो फलों का प्रयोग है वो हमारे शरीर में विटामिनों की मात्रा को पूर्ण करने के लिए किया जाता है। जितने भी फल हैं उनसे कोई भी ऐसा विटामिन नहीं मिलता है जो हमारे शरीर में रुक जाए। ठीक है। विटामिन जो है ये वाटर सॉल्यूबल होते हैं। तो ज्यादातर फलों में ये देखा गया है कि जिनमें पानी अधिक मात्रा में पाया जाता है उनमें बी और सी अच्छे मात्रा में पाया जाता है, तो वो शरीर में ज्यादा देर के लिए नहीं रुकता। और विटामिन ऐसे होते हैं जिसे हमें समय समय पर अपने शरीर में लेना होता है। ऐसा नहीं है कि हमने एक बार ले लिया और वो जम गया, नहीं, हमें इन्हें अपनी डेली डाइट में शामिल करना पड़ता है। अब यहाँ पर दिया गया है तीसरा पॉइंट कि मधुमेह के रोगियों को फल खाना चाहिए, बिल्कुल खाना चाहिए, यह वर्जित नहीं है। फल की शर्करा उनके लिए हानिकारक नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो नेचुरल होती है। वही पेस्टिसाइड मिला होगा तो वो सबसे ज्यादा हानिकारक कहलाते हैं। जो फल खट्टे होते हैं उनमें विटामिन सी अधिक मात्रा में पाया जाता है, जैसे कि नींबू हो गया, नारंगी, आंवला, टमाटर, इन इत्यादि में सबसे ज्यादा पाया जाता है आंवला में विटामिन सी। खट्टे फल के सेवन से स्कर्वी रोग नहीं होता। अनानास, अनानास जो है ये एक रसीला है, स्वादिष्ट फल होता है, प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है। नारंगी, ये भी रसीला फल है, स्वादिष्ट होता है, मीठी होता है, रुचिकर होता है, शीतल, भूख बढ़ाने वाला होता है और वमन को रोकने वाला होता है। इसमें विटामिन सी बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है। कभी कभी नारंगी खट्टा भी निकल जाता है शुरू का, तो ज्यादा उसमें विटामिन सी अच्छी मात्रा में पाया जाता है। यह स्कर्वी रोग के लिए बहुत उपयोगी होता है और इसमें जम्बीरिक अम्ल पाया जाता है, शर्करा, लवण और भास्वरीय अम्ल भी पाया जाता है। नींबू, इसमें क्या पाया जाता है, जम्बीरिक अम्ल पाया जाएगा, विटामिन सी होता है तथा सोडियम और पोटेशियम के लवण भी इसमें पाए जाते हैं, यानी नींबू के अंतर्गत। इन सभी में विटामिन सी अच्छी मात्रा में पाया जाता है क्योंकि ये खट्टा बहुत होता है। अब ये ठंडा, प्यास बुझाने वाला होता है, भूख बढ़ाने वाला होता है। गर्मी में इसका शरबत प्यास बुझाता है, शरीर को शीतलता प्रदान करता है। जैसा कि नींबू जो है उसका प्रयोग हम सबसे ज्यादा गर्मियों में करते हैं, क्योंकि पहली बात इसकी तासीर जो है वो बहुत ठंडी होती है। तो इससे क्या होता है, हमारे शरीर का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहता है, ज्यादा बढ़ता नहीं है। तो गर्मियों में इसलिए जब बाहर का टेम्परेचर बढ़ा होता है तो शरीर के टेम्परेचर को बढ़ने से रोकने के लिए हम इन सब का प्रयोग करते हैं। और ये शीतलता भी बहुत प्रदान करता है। पित्त और स्कर्वी रोगियों के लिए बहुत उपयोगी होता है। जिसका पित्त रोग हो, स्कर्वी रोग हो, तो उन रोगियों को इसका प्रयोग करना चाहिए। हैजा, टाइफाइड के दिनों में इसको पानी में डालकर पीना चाहिए, यानी नींबू को। जिससे पाचन शक्ति कमजोर हो उसके उपयोग अवश्य करना चाहिए। ठीक है। यानी जिसका डाइजेस्टिव सिस्टम कमजोर है उसे नींबू जरूर लेना चाहिए। ये क्या होता है, खाने को पचाने में सहायक होता है। आंवला जो है ये सबसे अधिक, इसमें असंतृप्त विटामिन सी होता है, अधिक संतृप्त विटामिन सी होता है, इसको विटामिन सी का हम भंडार कहते हैं। आंवले में सबसे अधिक मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है। आम, इसको हम क्या कहते हैं, अमृत फल भी कहते हैं। मौसमी फल साल में सिर्फ एक बार फलता है और लोग इसे दबा के खाते हैं, यानी बहुत अच्छे से खाया जाता है। मैंगो शेक इसका इतना ज्यादा सबने पिया होगा, जितना लोग इसको गूदा सहित नहीं खाते हैं उतना इसका मैंगो शेक बना कर पीते हैं, और बाजार में वो मिलता भी बहुत महंगा है। परंतु हमें घर का ही बना हुआ पीना एवं खाना चाहिए,
क्योंकि बाहर लोग क्या करते हैं कि उसमें फूड कलर मिला देते हैं, उसका जो ओरिजिनल कलर कभी भी ऑरेंज और येलो शेड के बीच का एक शेड होता है, वो हमेशा आपको मिलेगा देखने को, परंतु उसमें ऑरेंज कलर मिला दिया जाता है। अब यहाँ पे देखते हैं टार्टरिक, साइट्रिक और मेलिक एसिड इसके अंतर्गत विद्यमान होते हैं। गर्मियों के दिनों में लू से बचने के लिए हम इसका प्रयोग आग में भूनकर चीनी मिलाकर शरबत के रूप में भी किया जाता है। ठीक है। कंठ, गले और फेफड़े के रोगियों को कच्चा आम नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ये पहली बात खटाई है। खटाई बहुत नुकसान करती है गले के लिए, फेफड़े के लिए, कंठ के लिए। वो खटाई यदि अत्यधिक मात्रा में हो जाती है तो वो हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक होती है। चीनी, चीनी क्या है, प्रत्येक व्यक्ति के भोजन में नियमित रूप से सम्मिलित होती है। भारतीय जीवन में तो जरूर, क्योंकि लोग बिना चाय के नहीं रह सकते, तो इसलिए वो लोग उसमें जरूर शक्कर वाली और दूध वाली चाय सभी पीना पसंद करते हैं। तो चीनी का प्रयोग सबसे अधिक इस्तेमाल खाद्य पदार्थों को मीठा करने के लिए किया जाता है। चीनी का निर्माण जो है वो गन्ने के रस के किया जाता है, और इसके अतिरिक्त हम चुकंदर और खजूर से भी थोड़ी मात्रा में चीनी प्राप्त की जा सकती है। शरीर के अंदर पहुंचने पर चीनी के ऑक्सीकरण द्वारा ऊर्जा उत्पन्न होती है और शरीर को क्रियाशील बनाए रखने के लिए आवश्यक होती है चीनी। गुड़, गुड़ का निर्माण हम किससे करते हैं, वो भी गन्ने से होता है। चीनी की अपेक्षा गुड़ स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक होता है, क्योंकि चीनी को साफ और रवेदार प्रक्रिया से उसको अनेक पौष्टिक तत्व उसके नष्ट कर दिए जाते हैं। गुड़ क्या है, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक होती है। जो सबसे काला गुड़ रहेगा वो सबसे ज्यादा आपके लिए लाभदायक होता है। जितना सफेद गुड़ होगा वो उतना ही हानिकारक होता है। तो इसलिए गुड़ जितना कम छाना जाए, या मतलब उसको जितना कम प्यूरिफाई किया जाए, उतना ज्यादा अच्छा होता है। हृदय रोग, मधुमेह रोगियों को एवं अधिक मोटे लोगों को चीनी कम खानी चाहिए, और गुड़ का भी प्रयोग बहुत कम करना चाहिए। सूखे मेवे, जिन फलों के अंदर कुछ नर्म भाग होता है और बाहरी आवरण सूखा एवं कड़ा होता है, वो मेवा कहलाएगा। अर्थात आपने बहुत सारे मेवे देखे होंगे जिसके अंदर तो नरम भाग होगा और ऊपर कड़क भाग होगा। काजू है जो हमें पैकेटों में मिलता है काजू, उसके ऊपर भी एक कड़क भाग होता है। ठीक है। पर जो हमें जो पैकेट में मिलता है वो उसका सिर्फ और सिर्फ नरम भाग हम खा पाते हैं। किशमिश होती है, वो तो खैर अंगूर को सुखाकर बनाई जाती है। ठीक है। अब जैसे बादाम है, बादाम भी, बादाम जो हम खाते हैं वो उसका नरम भाग है, लेकिन उसका जो कड़क भाग होता है उसको अलग कर दिया जाता है। अत्यधिक पौष्टिक खाद्य पदार्थ होते हैं ये सूखे मेवे। इनमें प्रोटीन, वसा, खनिज लवण पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होते हैं। अखरोट, बादाम, छुआरा, काजू, चिगोला, ये सब इसके उदाहरण थे। इसके स्थान पर साधारण व्यक्ति के द्वारा मूंगफली का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। मूंगफली में भी ऑयल बहुत होता है, अच्छा सोर्स होता है वो हमारा देसी बादाम कहलाता है, जिसे हम कहते हैं ना, मूंगफली को हम बादाम कहते हैं देसी भाषा में। तेल, तेल क्या अनेक पौधों के बीजों से प्राप्त किया जाता है, और ये शरीर को ऊर्जा प्रदान करने का काम करता है। तेल का प्रयोग विभिन्न खाद्य पदार्थों को पकाने के लिए किया जाता है। और दूसरी बात, कुछ खाद्य पदार्थों से प्राप्त होने वाले प्रयोग, तेलों का जो हम प्रयोग करते हैं वो औषधि के रूप में करते हैं। जैसे हम जैतून का तेल, पथरी हो जाता है तो डॉक्टर सबसे पहले जैतून का तेल बताता है, तो इसका प्रयोग हम करते हैं। लौंग का तेल गरम होता है, अलसी का तेल ये भी गरम होता है, बादाम का तेल ये भी गरम होता है। ये मालिश करने के लिए यूज किया जाता है, कई जगहों पर पीने के लिए भी किया जाता है, और शरीर को शक्ति प्राप्त कराने के लिए यानी शक्ति प्रदान करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है। और तेल का एक काम और होता है, ये प्रिजर्वेटिव की तरह भी काम करता है। ठीक है। अब हम देखते हैं कि तेल में क्या क्या पाया जाता है। तेल में लिनोलिक एसिड, ठीक है, एरिकिडोनिक नामक एक वसीय अम्ल पाए जाते हैं, और अम्लों का हाइड्रोजनेशन करके तेल से वनस्पति घी बनाया जाता है। ठीक है। इसके अतिरिक्त हम चंदन, गुलाब, आंवला, चमेली आदि के
पौधों से जो तेल प्राप्त होता है उसका प्रयोग हम सौंदर्य प्रसाधनों में करने यानी ब्यूटी प्रोडक्ट बनाने में किया जाता है। कुछ तेल जैसे मूंगफली, सूरजमुखी से प्राप्त तेल जो होते हैं वो वसा रहित होते हैं। इसका प्रयोग जो है रक्तचाप और हृदय रोग संबंधी रोगियों के लिए बड़ा लाभकारी होता है। ठीक है। अब यहाँ पे औषधियां दी गई हैं। इसके निर्माण के लिए भी हम कुछ तेलों का प्रयोग किया जाता है, जैसे पेनिसिलिन की वनस्पति जगत की देन है। ठीक है। एलोपैथिक जो है वो औषधियों में जीवन रक्षक होती है। आजकल सबसे ज्यादा होम्योपैथिक से ज्यादा क्या खाया जाता है? एलोपैथिक खाई जाती है, जिसमें हम बहुत सारे तेल, जैसे कुछ लोग होते हैं जिन्हें मछली का ऑयल डॉक्टर प्रेफर करता है परंतु वो लेते नहीं है, तो उसे हम कैप्सूल के रूप में देते हैं। पशु जगत से प्राप्त खाद्य पदार्थ कौन कौन से होते हैं? मांस और मछली, अंडा, दूध और शहद। अब हम एक एक करके देखते हैं इसे। यूरोप तथा अन्य जो ठंडे देशों में मांस का प्रयोग नियमित रूप से किया जाता है। मांस समूह के लोहे की मात्रा इसमें अच्छी होती है, महत्वपूर्ण होती है बल्कि। इसके अतिरिक्त उसमें फास्फोरस, सल्फर, पोटेशियम, सोडियम की मात्रा भी समूह में अधिक होती है। लोहा यानी लौह लवण की मात्रा बहुत होती है। उसके बाद इस समूह के सभी भोज्य पदार्थों को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की अच्छी मात्रा उपस्थित होती है, कि वो जलीय जीव खा रहे हैं तो जलीय जीव में नॉर्मल सी बात है विटामिन सी आपको अच्छी मात्रा में मिलेगा। और यकृत में विटामिन ए देखने को ज्यादा मिलता है यानी प्राप्त होता है। मछली के मांस की अपेक्षा जल की मात्रा अधिक होती है, ये अधिक सुपाच्य होती है। यानी ये बताया गया था कि मांस की अपेक्षा जो मछली का मांस होगा उसमें सबसे ज्यादा विटामिन बी पाया जाएगा। अब यहाँ पर दिया गया कि मांसाहारी व्यक्तियों को मांस का जब प्रयोग करते हैं तो थोड़ी सावधानी रखनी चाहिए। क्या क्या सावधानी? जिसमें पहला है रोगग्रस्त पशुओं का मांस। ठीक है। इस मांस को प्रयोग नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसमें से दुर्गंध आती है। मांस को छूकर देखने पर वो सख्त और लचीला होगा, अच्छा मांस। इसका रंग जो है वो हल्का लाल होगा। सफेद चर्बी होती है, कड़ी होती है वो चर्बी। पकाने पर सिकुड़ता नहीं है, पानी की सतह पर सूख जाता है। अंडा क्या है? अंडा क्या है? खाने के लिए सामान्यतः मुर्गी के अंडों का प्रयोग किया जाता है हिंदुस्तान में, और कभी कभी बत्तख के अंडों का भी प्रयोग किया जाता है। तो ये लोग और भी बहुत बड़े बड़े अंडों का प्रयोग करते हैं। शुतुरमुर्ग के अंडे का भी प्रयोग किया जाता है क्योंकि अंडा सबसे बड़ा होता है, तो इसीलिए उस अंडे को भी लोग, परंतु हिंदुस्तान में नहीं, वो बाहर के देशों में इन सब अंडों को खाया जाता है। अंडे की संरचना हम देखते हैं, जिसका बाहरी भाग जो होता है वो शेल बड़ा सख्त होता है। बाहरी आवरण कैल्शियम कार्बोनेट का बना रहता है। फास्फोरस की कुछ मात्रा इसमें पाई जाती है। अंदर भ्रूण को ऑक्सीजन प्राप्त कराने के लिए छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, झिल्ली या आवरण जिसे हम कहते हैं। शैल के नीचे जो है वो झिल्ली पाई जाती है, यानी बाहरी आवरण के नीचे जो है वो झिल्ली पाई जाएगी। अंडे के चौड़े हिस्से में ये दो भागों में विभाजित करता है। ठीक है। बीच में वायु भरी रहती है। श्वेत भाग होता है, एक पीला भाग होता है। श्वेत भाग जो होता है व्हाइट वाला जो उसका पार्ट होता है, इसके अंदर एक श्वेत और पारदर्शी पदार्थ भरा रहता है। जब अंडा बनाते हैं तो आपने ये देखा होगा कि ये वाला भाग जो है वो येलो रहता है, और इसके बाहर वाली जो एक लेयर होती है ये व्हाइट, ये व्हाइट वाला पार्ट वही होता है। पीला भाग जो होता है वो अंदर की ओर होता है। जैसे कि मैंने बताया सबसे ज्यादा पौष्टिक होता है, इसी में सबसे ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है। जैसे कि मैंने बताया ना, ये हो गया आपका ये एग योक, जिसे हम येलो वाला पार्ट कहते हैं। और जो ये व्हाइट वाला पार्ट है ना, चालजा, ये हो गया। ठीक है। और लास्ट वाली जो है आपकी लेयर होती है कार्टिकुला, जिसे हम कहते हैं। ठीक है। और एग शेल जो हमने पढ़ी थी, झिल्ली थी ना शेल, वो एग शेल यही होती है जो सेकेंड लेयर होती है। अब हम आगे देखते हैं पोषक तत्व। अंडे में जो है वो 12% पाया जाता है प्रोटीन, 75% पाया जाता है पानी, 12% पाया जाता है वसा, और 1% पाया जाता है खनिज लवण। उबालकर अथवा दूध में मथकर खाने से अंडा जो है बहुत ज्यादा लाभकारी होता है, शरीर के विकास में बहुत सहायक होता है। पशु जगत से प्राप्त, तीसरा हम देखते हैं अब, पशु जगत से प्राप्त दूध एवं एक अत्यंत महत्वपूर्ण पदार्थ होता है। ठीक है।
मानव जाति द्वारा दूध का प्रयोग किया जाता है सबसे ज्यादा। ये स्तनधारियों की स्तन ग्रंथियों से निकलने वाला दूध पदार्थ जो है वो दूध कहलाता है। दूध कब निकलता है? जब एक माँ अपने बच्चे को जन्म देती है और उसके भरण पोषण के लिए, यानी उसके शरीर में पौष्टिक तत्वों को पूर्ण करने के लिए प्रकृति द्वारा जो है वो दूध उत्पादन स्वयं ही होता है। ठीक है। माँ के दूध को ग्रहण करने के अतिरिक्त गाय का, भैंस का और बकरी का दूध भी जो मनुष्य के बच्चे हैं वो ग्रहण करते हैं। दूध की रासायनिक संरचना क्या है? दूध में पायस यानी इमल्शन के रूप में वसा पाई जाती है। इमल्सीकृत वसा जो होती है ना, पायस, वो वसा जो है वो पायस के रूप में पाई जाती है, जिसकी मात्रा जो है वो 3.8% होती है। ये एक सुपाच्य वसा होती है। दूध में पामेटिक, ओलिक और ब्यूटेरिक वसीय अम्ल पाए जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट जो है वो दूध में लैक्टोज नामक नाम का एक कार्बोहाइड्रेट मिलता है। इसकी मात्रा जो है वो 4.8% होती है। माँ के दूध में लैक्टोज की मात्रा सर्वाधिक होती है। ये एक ऊर्जा प्रदान करने वाला पदार्थ है जिसकी पाचन क्रिया में बहुत सहायक होता है। ठीक है। दूध में 3.5% प्रोटीन पाया जाता है। इसके प्रमुख प्रोटीन जो है, दूध में पाई जाने वाली प्रोटीन को हम केसीन कहते हैं। ठीक है। लैक्टैल्ब्यूमिन और लैक्टग्लोबिन, इसमें नाइट्रोजन का महत्व मुख्य रूप से देखने को मिलता है। खनिज तत्व क्या है? दूध में कैल्शियम, सोडियम, फास्फोरस, आयरन। खनिज लवण कार्बोनेट, सल्फेट और क्लोराइड के रूप में मिलते हैं। ठीक है। खनिज तत्व किस किस रूप में मिलते हैं बता दिया, कैल्शियम, सोडियम, फास्फोरस, आयरन इत्यादि के रूप में मिलेंगे। कुछ मात्रा में क्या पाया जाता है? मैग्नीशियम पाया जाएगा, आयोडीन पाया जाएगा, पोटेशियम भी मिलता है। और ये तत्व जल और कोलाइड अथवा अवस्था में रहते हैं और दूध को पौष्टिकता प्रदान करने का काम करते हैं। विटामिन तथा एंजाइम, दूध में विटामिन ए और बी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, बिल्कुल, और अल्प मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है। जैसे हम कच्चा दूध लेते हैं उसमें विटामिन सी कुछ मात्रा में उपस्थित रहता है, लेकिन दूध को उबालने पर उसमें विटामिन सी जो होता है वो प्राय नष्ट हो जाता है। दूध को हम संपूर्ण आहार कहते हैं, परंतु उसमें सिर्फ और सिर्फ एक विटामिन नहीं पाया जाता है जो कि विटामिन सी है। इसके अभाव के कारण हम, ऐसा नहीं है कि दूध को संपूर्ण आहार नहीं कहेंगे, दूध में सभी आहार जो है, जितने भी पोषक तत्व है वो सभी उपस्थित होते हैं, सिर्फ और सिर्फ विटामिन सी को छोड़कर। दूध में लाइपेज, लैक्टोज, फास्फोरस नामक एंजाइम बहुत मिलते हैं। ठीक है। इसमें अधिक समय यदि हम इसको रखा रहने देते हैं तो इन्हीं की वजह से दूध खराब होने लगता है। यानी दूध में जो लाइपेज, लैक्टोज और फास्फोरस पाया जाता है ना, इसी की वजह से हमारा दूध जो है वो खराब होने लगता है। जल, दूध में जो जल की मात्रा होती है वो 80 टू 90% तक होती है, 80 से 90% तक पाया जाता है। ठीक है। दूध में पाए जाने वाले अनेक पोषक तत्वों के लिए घोलक का काम करता है, यानी जो पोषक तत्व है वो सब दूध में घुले रहते हैं। ये घोलक का काम करता है पानी। पानी की वजह से ही दूध जो है वो पचने में इजी होता है, यानी वो लिक्विड रूप में हमें मिलता है। ठीक है। दूध के प्रकार क्या है? दूध जो हमें देखने को मिलता है वो पहला है ताजा दूध, यानी फ्रेश मिल्क, जो हम गाय या भैंस से हमें डायरेक्ट मिलता है। पाउडर दूध जो कि ड्राई रूप में मिलता है, फिर उससे हम पानी मिलाते हैं, फिर उसका यूज करते हैं। वसा रहित मिल्क यानी दूध, ये क्या है? स्किम्ड मिल्क, जिन लोगों को वसा मना होती है तो वो स्किम्ड मिल्क का प्रयोग ज्यादा करते हैं। गाढ़ा दूध, कंडेंस मिल्क, ये क्या है? इसमें ज्यादा मात्रा में वसा भी होती है, और सभी ने देखा होगा कि कंडेंस मिल्क आजकल केन में आ ही रहा है बहुत ज्यादा, जो कि कंडेंस मिल्क हम उस स्थिति को कह सकते हैं जो कि ना कि पूरा दूध होता है और ना ही पूरा खोया बनता है।
थोड़ा लिक्विड रूप जो एकदम गाढ़ा गाढ़ा होता है वही कंडेंस मिल्क कहलाता है। ठीक है। और कुछ मात्रा में लोग बाहर उस कंडेंस मिल्क में चीनी का भी प्रयोग करते हैं, तभी वो मीठा मीठा लगता है। शहद, शहद में क्या है, यद्यपि शहद फूलों के पराग से बनता है किंतु इसे बनाने में मधुमक्खी का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि मधुमक्खी के बिना शहद का निर्माण नहीं हो सकता, इसलिए हम इसे पशु प्रदत्त की श्रेणी में रखा जाता है। सही बात है, क्योंकि मधुमक्खी के बिना शहद नहीं बनाया जा सकता। ये शरीर को शक्तिशाली बनाने का काम करता है। कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बहुत अधिक होती है। शहद का प्रयोग विभिन्न औषधियों के साथ किया जाता है। जो कड़वी औषधियां होती है ना, उसको खाने में बड़ी समस्या होती है, तो उसमें हम शहद को मिलाकर खाते हैं। जैसे कि आंवला है, आंवला का पाउडर बहुत कड़वा होता है, यदि आप किसी बच्चे को दोगे तो वो नहीं फाँक पाएगा सीधा, तो हम उसको शहद में मिलाकर देंगे तो वो आराम से उसको ग्रहण कर सकता है। धन्यवाद। अब हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो आहार आयोजन से संबंधित होगी और वो आपको मिल जाएगी जल्दी ही वीडियो। धन्यवाद आपका। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे YouTube चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और इसके बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करिए जिससे कि आपको मेरी नोटिफिकेशन की वीडियो तुरंत मिल जाए।